हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एरर फ्री लर्निंग। जहाँ पर हम आज इस वीडियो पे बात करेंगे सुपर नोड के बारे में। इसके पहले वीडियो पर हमने बात की थी नोडल एनालिसिस के ऊपर, जहाँ पर हम कुछ फॉल्ट की वजह से या कुछ प्रॉब्लम की वजह से जो कि सुपर नोड को कंटिन्यू नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ पर हम सुपर नोड इस टॉपिक को पूरा यहाँ पर कवर करेंगे, जो कि नोडल एनालिसिस का एक कंडीशन है कि कब सुपर नोड बनता है। पूरी डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, टोटल हम 5 न्यूमेरिकल करेंगे, उनमें से 3 न्यूमेरिकल सुपर नोड से और 2 ऐसे न्यूमेरिकल है जो कि हम नोडल एनालिसिस के नॉर्मल क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, दोनों न्यूमेरिकल्स बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप इनको सेमेस्टर्स एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी अच्छा है, और अगर आप देखें उन न्यूमेरिकल्स को तो वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी बहुत ही अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स है। तो हमारे पास ये पहला न्यूमेरिकल, जहाँ पर हमारे पास एक सर्किट है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आपका एक करंट सोर्स, क्योंकि ये एक करंट सोर्स है, कोई वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट नहीं है, 3 रेजिस्टेंस है। उसके बाद ये करंट सोर्स जो है इसके साथ और एक करंट मल्टीप्लायर है। ठीक है, तो इस केसेस में इन सर्किट्स को आप कैसे सॉल्व करोगे? तो इस पूरी कंडीशन को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा सोर्सेस के बारे में। चलिए बात करते हैं सोर्सेस के ऊपर। अगर मैं बात करूँ सोर्सेस, तो सोर्सेस को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें हमारा पहला पार्ट है डिपेंडेंट सोर्स, जिसको हम कहते हैं डिपेंडेंट सोर्स। और यहाँ पर हम दूसरा जो हमारा पार्ट है उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट सोर्स। और उसी तरह डिपेंडेंट सोर्स को और इंडिपेंडेंट सोर्सेस को भी क्लासिफाइड किया गया है। जहाँ पर इंडिपेंडेंट सोर्स की बात करें तो इस बार आपके 2 सोर्सेज आते हैं, जो कि आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, सबको पता है, जिसका नाम है वोल्टेज सोर्स। सबसे पहली चीज़ वोल्टेज सोर्स, और यहाँ पर आपका आता है करंट सोर्स। करंट सोर्स, जहाँ पर वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को भी 2 केसेस में डिवाइड किया गया है। जहाँ पर फर्स्ट केस आता है आपका आइडियल केस, और दूसरा आता है आपका प्रैक्टिकल केस। और उसी तरीके से करंट सोर्स के अंदर भी आइडियल केस एंड प्रैक्टिकल केस। तो आपने सुना होगा आइडियल और प्रैक्टिकल। ठीक है, आइडियल चीज़ें वो होती है जिनको हम कैलकुलेशंस करने के लिए यूज़ करते हैं, जिससे हमारी कैलकुलेशन ईजी होती है, क्योंकि प्रैक्टिकल हमारी ईजी नहीं होती। प्रैक्टिकल में ज़्यादातर चीज़ें जो है हम आइडियल पे मानते हैं और उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं। प्रैक्टिकल की कुछ चीज़ों को, जैसे कि लॉसेस हो गए, रेजिस्टेंस हो गए, उनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, तब हमारा आइडियल केस बनता है, जो कि रियलिस्टिक में वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, प्रैक्टिकल ही हमारी सारी चीज़ें चलती है। लेकिन हमारी कैलकुलेशंस को ईजी करने के लिए, जिन पर एकदम आपको एक्यूरेट वैल्यू नहीं चाहिए, तब हम आइडियल केसेस को यूज़ करते हैं, और आइडियल सोर्सेस को वैसे ही तरीके से आइडियल सोर्सेस को यूज़ करते हैं, आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्स। जहाँ पर ये जो है ये आपका इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है, जो कि डिपेंडेंट नहीं है। जहाँ पर ये एक आइडियल सोर्स भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, ये 3 एम्पियर है, 3 एम्पियर ही है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस होता तो यहाँ पर हम उसको भी मार्क कर देते। और उसी तरीके से बात करें हम डिपेंडेंट सोर्सेस के बारे में, ये आपके 4 टाइप्स के अंदर क्लासिफाइड होते हैं। सबसे पहली चीज़, सबसे जो पहला आपका आता है, सॉरी, वोल्टेज
कंट्रोल्ड करंट सोर्स। उसके बाद आता है आपका वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। उसके बाद आता है आपका करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। उसी तरीके से करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। जहां पर हम वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, जहां पर आप कंट्रोल को डिपेंडेंट भी कह सकते हो, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, जहां पर इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म पे लिखें तो VCCS, और इसको हम लिखते हैं VCVS। इनका शॉर्ट फॉर्म है वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, करंट वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, और उसी तरह करंट कंट्रोल करंट सोर्स CCCS, और उसी तरीके से करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स CCVS। तो ये आपके जो है डिपेंडेंट सोर्सेस है, यानी कि हर एक सोर्स हर एक अदर सोर्सेस के ऊपर डिपेंडेंट है। लाइक यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो IX है, जो कि आपको दिख रहा है IX 2IX, यानी कि इसकी पूरी फिक्स वैल्यू हमें नहीं पता है, ठीक है। अब ये कोई करंट है, मान लीजिए ये कोई करंट है I0, इसकी वैल्यू है 2IX। अब हमें इसकी वैल्यू नहीं पता है क्योंकि हमें IX की वैल्यू नहीं पता। अब IX आपके सर्किट के कहीं पर भी ये प्रेजेंट ज़रूर होगी, जैसे कि आप देख सकते हो 2IX, तो यहाँ पर IX मौजूद है, यानी कि इस ब्रांच के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वो हो रही है IX, जो कि अगर हमने इस ब्रांच के करंट को डिफाइन कर लिया तो हम इस करंट सोर्स की वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी करंट सोर्स के ऊपर इसी करंट के ऊपर ये पूरी करंट सोर्स डिपेंडेंट है, यानी कि इस पूरी करंट को ये करंट जो है कंट्रोल कर रहा है, करंट को करंट कंट्रोल कर रहा है। उसी तरीके से कई सारे आपको सिनेरियोज में जो है वोल्टेज मिलेगा। वोल्टेज मान लीजिए आपका एक वोल्टेज सोर्स है, लाइक ये वोल्टेज सोर्स है, जहाँ पर आपकी वोल्टेज रहेगी Vx, ठीक है। इसका मतलब कोई एक अदर वोल्टेज सोर्स है जिसकी वोल्टेज Vx है, जो कि कंट्रोल कर रहा है इस पूरे वोल्टेज सोर्स को। उसी तरीके से अगर हम वोल्टेज ना लिख के Ix लिखे तो यानी कि अब Ix जो है इस वोल्टेज सोर्स को कंट्रोल कर रहा है, यानी कि इसकी Ix की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करके ही हम पूरी वोल्टेज की वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। सो आई होप आपको डिपेंडेंट सोर्स यानी कि कंट्रोल सोर्सेस के बारे में पता चल चुका है। आप इसको ब्रैकेट पर कंट्रोल भी लिख सकते हैं, यानी कि ऐसे सोर्सेस जो डिपेंडेंट है, जिनको कंट्रोल किया जा सकता है अदर सोर्सेस की मदद से। जैसे कि आप और हम अभी तक क्या है, हमारे पेरेंट्स है, तो हम क्या है, पेरेंट्स कंट्रोल है, यानी कि हमें पेरेंट्स कंट्रोल करता है। उसी तरीके से सोर्सेस के अंदर भी अदर सोर्सेस जो है अदर सोर्सेस को कंट्रोल करते हैं, उसी तरीके से आप मान सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसको नोट कर सकते हैं अगर आपकी नोट करने का मन है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी, ये वाली तो चीज़ आपको पता ही होती है, बट ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि जो रियल सिनेरियोज है वो इन्हीं के ऊपर डिपेंड करके ही बनाए जाते हैं। तो अब हम इस सर्किट के ऊपर बात करेंगे जहाँ पर बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट Ix, यानी कि हमें Ix की वैल्यू डिफाइन करने को बोली गई है। इसका मतलब हमें Ix की वैल्यू पहले निकालनी है, सबसे पहले, ठीक है। तो हमें यहाँ तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन हम यहाँ तक जाएंगे क्योंकि हमें इसकी भी वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहली चीज़
आप देखिए, हमने पहले बता दिया था आपको, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या था कि हमें आप यहाँ पे ढूंढना है कि कितने नोड्स हैं, ऐसे कितने नोड्स हैं जहाँ पर 3 या 3 से ज़्यादा ब्रांचेस कनेक्ट हो रहे हैं, जिनको हम प्रिंसिपल नोड कहते हैं। तो आप देख सकते हो, ये एक ब्रांच, ये एक ब्रांच आ रही है, ये ब्रांच आ रही है, ये ब्रांच आ रही है, और ये एक ब्रांच आ रही है। तो इसका मतलब ये एक पॉइंट हुआ जिसको हमने पॉइंट ए नाम दे दिया, ठीक है। अब इस पॉइंट ए पर कोई वोल्टेज होगी V1। उसी तरीके से ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, कोई वोल्टेज होगी V2। उसी तरीके से यहाँ पर भी V3, 3 ब्रांचेस कनेक्ट हो रहे हैं। और एक ऐसा आप नोड ढूंढिए जिस पर मैक्सिमम ब्रांचेस कनेक्ट हो रही है और जिनको हम रेफरेंस नोड भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 3 ब्रांचेस आकर इस पूरी सिंगल लाइन पे कनेक्ट हो रही है। तो ये पूरा एक हम इसको नोड कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन जिसको हम अभी प्रिंसिपल नोड नहीं, इसको हम मानेंगे जी एंड डी। आपको ही पता है जी एंड डी का मतलब ग्राउंड, जिसकी वोल्टेज जो है वो ज़ीरो रहेगी, जिसको हम रेफरेंस नोड भी कहते हैं, रेफरेंस वोल्टेज। जहाँ पर अब हमें निकालना है V1, V2 और V3, इन तीनों के अंदर नोड वोल्टेजेस, जहाँ उसके साथ साथ हमें इन वाले टर्म्स की भी निकालनी है। लेकिन ये चीज़ याद रखिए, कैलकुलेशन में आपको इनको कभी भी इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि हमारे जो वेरिएबल है वो एक ही प्रकार का वेरिएबल है, V1, V2, V3। तो ये 3 वेरिएबल है, ठीक है। अगर आप इनको भी कैलकुलेशन पे जो है ऐड कर दोगे तो हमारी कैलकुलेशन जो है टफ बन जाएगी। सबसे पहली चीज़, सोल्यूशन। अप्लाई KCL एट नोड 1। सबसे पहली नोड 1 यानी कि है। अब पहले आप करंट को मार्क कर लीजिए। देखिए, ये करंट सोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर कोई मार्क करने की ज़रूरत नहीं। ये वाला करंट सोर्स इधर जा रहा है, कोई मार्क करने की ज़रूरत नहीं, पहले से ही मार्क है। आप बस यहाँ पे मार्क करके रखिए, ये आपका करंट जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए इसको I1। उसी तरीके से ये करंट जा रहा है इस नोड के अंदर, तो यहाँ पर एक करंट मान लीजिए। अब आप करंट्स को मान सकते हो, ठीक है। हर करंट की डायरेक्शन आप देख सकते हो, ये दोनों, ये करंट जा रहा है, ये करंट लीव कर रहा है, ठीक है। पहले क्या होता था, सारे करंट लीव या एंटरिंग मानते थे, क्योंकि हमें कोई भी करंट की वैल्यू नहीं पता थी, कोई भी करंट की डायरेक्शन हमें नहीं पता थी। लेकिन अब हमें ज़्यादातर करंट्स की डायरेक्शन पता है, तो हम अपने अकॉर्डिंगली हर एक चीज़ को अलग अलग मान लेंगे। आप भी मान सकते हो। इसको हम I2 मान लेंगे, इसको हम I2 मानेंगे। दिस इज़ द I2 एंड दिस इज़ द I3। ये I3 की ओर जा रहा है, तो यहाँ पर हमारी जा रही है I1, जो कि इधर से आ रही है, ये यही एंटर कर रही है इस नोड के अंदर, जो कि I3 और I1 मिलके हो रही है 2IX। और यहाँ पर दोनों एंटर कर रही है, इस पॉइंट पर आ रही है और इस पॉइंट पर आर के ग्राउंडेड हो जा रही है। तो अब हमें क्या करना है, इस नोड के ऊपर हमें वोल्टेजेस निकालना है, KCL अप्लाई करना है, सॉरी, V1 माइनस V2। अब इस ब्रांच की हमें करंट निकालनी है, ठीक है। करंट कितनी है इस नोड के अंदर, नोड 1 के अंदर, मैं लिख देता हूँ एक बार, ताकि आपसे गलती ना हो और आपको समझने भी आसान हो कि नोड ए पर जो है, इसको जो है हमने नोड ए माना है, उस पर जो करंट एंटरिंग कर रहा है वो कर रहा है 3 एम्पियर इज इक्वल टू I1 प्लस IX। जहाँ पर 3 को 3 रहने दीजिए। I1 की वैल्यू क्या है, आपकी जो I1 की वैल्यू है वो होगी V1 माइनस V3, V1 माइनस V3। करंट जहाँ से जा रहा है वो माइनस जहाँ पे एंटर हो रहा है वो, डिवाइडेड बाय अगर कोई रेजिस्टेंस है, ऑब्वियसली अगर हमने वोल्टेज माना है तो रेजिस्टेंस जरूर होगा, प्लस इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है IX है, लेकिन हमें ये वोल्टेज क्वांटिटी इसको ही लेना है, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 2। तो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम जब हम लेंगे एलसीएम तो 4 आएगा एलसीएम। तो इसके साथ अगर 4 लिखेंगे तो V1 माइनस V3 प्लस
अगर इसको हम 4 बनाने की कोशिश करेंगे तो ऊपर 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाइड 3 को हमने उधर शिफ्ट कर दिया। अब v1 प्लस 2v2 3v1 माइनस 2v2 माइनस 3v3 12, जिसको हमने मान लिया इक्वेशन 1। अब हम बढ़ेंगे अपने दूसरे नोड के ऊपर। दूसरा जो नोड है वो है नोड 2, अप्लाई KCL एट नोड 2। सो नोड 2 के ऊपर अगर हम देखेंगे तो अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखो कि नोड 2 पर 2 करंट लिविंग करे, एक करंट एंटरिंग कर रहा है, तो Ix इक्वल टू, यानी कि Ix जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, I2 और I3, ये दोनों लिविंग करंट है, ये एंटरिंग करंट है। तो एंटरिंग करंट समेशन ऑफ ऑल एंटरिंग करंट इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल लिविंग करंट। तो हमारा एंटरिंग करंट सिर्फ Ix है। तो अब हमें क्या लिखना है? अब सबसे पहली चीज़ ये देखिए, जब हमने इस नोट के ऊपर लिखा था तो V1 माइनस V2 लिखा था, ये वाली चीज़ देखिए, ये वाली पॉइंट V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 2 ओम रेजिस्टेंस। अब हमें इसी नोट के ऊपर और इन दोनों को कंपैरिजन करना है। तब आप देखो, तब आप ये मत लिखना कि हमने अगर नोड 2 पर नोडल एनालिसिस किया है तो ये मत लिखना कि नोड का V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय 2, ये मत लिखना, क्योंकि ये गलत है। आप डायरेक्शन देखो करंट की। सबसे पहली चीज़, जो हमारी डायरेक्शन है, कन्वेंशनल डायरेक्शन, वो किस तरफ है? V1 से लेके V2 की तरफ, यानी कि हमें माइनस V1 से V2 ही करना है, ठीक है, ना कि V2 से V1। हम नोड 2 पर तो है, ठीक है, वोल्टेज 2 वाले नोड पर तो है, लेकिन हमें माइनस V1 से ही करना है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन V1 से V2 की तरफ है। तो Ix की वैल्यू होगी आपकी फिर से वही सेम वैल्यू, और उसी तरीके से I2 आप देख सकते हैं V2 से रेफरेंस तक दिखा रहा है, ठीक है। तो हमें यही चीज़ करनी है, V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4। अब 0 को आप ना लिखो तो कोई भी बात नहीं, कोई बात नहीं। और I3 क्या दिखा रहा है? V2 से V3। अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? एलसीएम 8 आएगा। तो 2V2, बस इनका एलसीएम लिया है मैंने और कुछ नहीं किया। आपको मल्टीप्लाई कर देना है। अब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4V2, अब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2V2, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2V3। अब सारे टर्म्स को एक साथ रखिए और कांस्टेंट को उधर रखिए। अब कांस्टेंट कोई है ही नहीं, तो आप सभी को एक ही साइड में रखिए। 8V1, यहाँ पे V1 है, नहीं है, 8V1। उसके बाद 8V2, यहाँ पर आप देख सकते हो 2V2, 4V2 एंड 2V2, 4V2 एंड 2V2, 6V2। और अगर हम इसको इधर हमारी लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ के साथ माइनस हो जाएगा, प्लस में था, यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 8V2 यहाँ पे 6 हुआ था, इधर आया -6, तो -6 -8 -14 V2, और ये था यहाँ पे -V3, यहाँ आ जाएगा तो +2V3, और ये 0, जो कि आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब हम करेंगे नोड 3 पर एनालिसिस, ठीक है। अप्लाई KCL एट नोड 3। तो नोड 3 पर हम जब KCL लगाएंगे तो आपको देखना है V1 से जा रही है V3 तक, V2 से जा रही है V3 की तरफ, और V3 से निकल रहा है 0 की तरफ,
ठीक है। तो आपकी लीविंग करंट कितनी है, लीविंग करंट आपकी 1 है और एंटरिंग करंट आपकी 2 है। तो आपको लिखना है I1 प्लस I3 इज इक्वल टू 2 IX, जो कि आपकी एक करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स है, सॉरी करंट कंट्रोल करंट सोर्स है। I1 की डायरेक्शन आप देख सकते हो V1 से V3 की तरफ, तो V1 माइनस, पहले आप देखो कि एरोज जिसकी तरफ है ना उसको हमेशा नेगेटिव के उधर रखो, और जहाँ से जा रही है उसको पहले लिखो, ठीक है, जहाँ से जा रही है उसको पहले लिखो, उसके बाद माइनस जहाँ पर एंटर कर रही है। 4 प्लस V2 माइनस V3 डिवाइडेड बाय 8, सॉरी V3। अब आपको ये देखना है, देखो 2 को पहले लिखिए। अब देखो IX की वैल्यू क्या थी, ठीक है। अब क्या है कि V3 माइनस 0 डिवाइडेड बाय, आपको रेजिस्टेंस करना है, रेजिस्टेंस तो इस पाथ में है नहीं, तो हमें यही चीज़ लेनी है। अब रेजिस्टेंस है नहीं तो हम करंट कैसे बनाएंगे, करंट हमें यही लेना पड़ेगा। लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें IX की एक वैल्यू मिली थी V के टर्म में, ठीक है। IX की वैल्यू आपकी क्या थी, वो थी ये, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर इधर लिख देता हूँ। जो आपकी IX है वो जा रही है आपकी V1 से V2 में जा रही है, कितने ओम रेजिस्टेंस पाथ क्रॉस कर रही है, 2 ओम, ठीक है। तो जब आपकी V1 और V2 निकले तो आप IX की वैल्यू लिख सकते हो, और यहाँ पर भी हमें IX की वैल्यू वही पुट करनी है, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर 2 ही रहेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो V1 माइनस V2 नॉर्मल। उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम इसकी एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा, 8 को हम उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर क्या रहेगा, V1 माइनस V3 और सॉरी, अगर हम इसका एलसीएम लेंगे, लिख ही देता हूँ एक बार, अब हम इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 8। अब 8 को हमने उधर की तरफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, जिससे आपका 8V1 और 8V2 बनेगा, और यहाँ पे आपका बनेगा V1 तो V1 ही है। अब ये 8V1, ये 2V1 यहाँ पर आएगा, तो ये बन जाएगा 6V1, V3 माइनस V3 उसके पहले आप देखो V2 एंड माइनस 8V2 को अगर हम इधर की तरफ लाएंगे तो ये प्लस बन जाएगा, और ये इसके साथ प्लस हो जाएगा, और माइनस V3 माइनस 2V3 0, जिसको हम इक्वेशन नंबर 3 डाल देते हैं। अब वही चीज़ कैलसी का यूज़ करते हुए हमें इनकी वैल्यूज़ को निकालना है, V1 V2 एंड V3 की। तो चलिए कैलसी की यूज़ करके इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं। तो अब आ चुकी है आपकी V1 V2 और V3 की वैल्यूज़, जहाँ से हमने कैलकुलेटर की हेल्प से निकाला है, जहाँ पर यह आया 3.529 वोल्ट, 1.411 वोल्ट, और यहाँ पे आया माइनस 2.35 वोल्ट। वोल्टेज कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, करंट हो सकता है क्योंकि करंट की एक डायरेक्शन होती है, बट वोल्टेज कभी नहीं हो सकती। तो आपको इसको पॉजिटिव बनाना है। ये इसलिए आता है क्योंकि कभी कभार आपका क्या होता है कि करंट की डायरेक्शन अलग हो जाती है, तो वोल्टेज की वैल्यू भी अलग आ जाती है, ठीक है। तो उस पर आप इतना आपको गैर करना है नहीं। अब आप देखो हमें इसको यूज़ करना है, ठीक है, इस वाले चीज़ को, जिसको हमने लास्ट में बताया था, इक्वेशन 4, ठीक है। अब इक्वेशन 4 को यूज़ करके आपको क्या करना है, IX की वैल्यू निकालनी है। मैं इसको ब्लू कलर से लिख देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब हमारे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब हम निकालने जा रहे हैं, जो कि है IX की वैल्यू, जो कि है V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 2 ओम रेजिस्टेंस, जहाँ पर V1 माइनस V2 बाई 2
जहाँ पर V1 की वैल्यू थी 3.529, जिसको हम 3.53 भी लिख सकते हैं। उसके बाद आता है 1.411, 1. मैंने डेसिमल के पास बाद सिर्फ 2 ही वैल्यूज लिए हैं। अब इसको भी हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि हमने Ix की वैल्यू निकाली V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 2, 3.53 माइनस 1.41 डिवाइडेड बाई 2, जहाँ पे इसकी वैल्यू आई 1.06, पॉइंट को बड़ा कर देते 1.06 एम्पियर, जो कि है Ix की वैल्यू, यानी कि Ix की वैल्यू जहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से शो कर देता हूँ। यह है आपकी Ix की वैल्यू 1.06 एम्पियर। तो अब हमें निकालना है इसकी वैल्यू, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको ब्लू कलर से मार्क कर देंगे। और अब देखिए 2 इंटू 1.06 एम्पियर, जो कि वैल्यू आएगा 2.12 एम्पियर, 2.12 एम्पियर, जो कि इस पूरी करंट सोर्स की वैल्यू आएगी। इसकी आएगी वैल्यू 2.12 एम्पियर। हमने वोल्टेज कंट्रोल्ड, मतलब वोल्टेज कंट्रोल, करंट कंट्रोल, इन सभी से जो है इस सर्किट को सॉल्व कर दिया। आई होप इसके बाद अगर कोई दूसरी इक्वेशन भी आई, या सॉरी, इसके बाद अगर दूसरी कोई सर्किट भी आए तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे। अगर वहीं पर भी ऐसे वोल्टेज कंट्रोल या करंट कंट्रोल जैसे केसेस आ जाए तो, क्योंकि ये एक गेट बेस्ड न्यूमेरिकल था। सबसे पहली चीज़, ये एक गेट बेस्ड न्यूमेरिकल था, ठीक है। अगर किसी ने इसको पहले कहता है मुझसे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बधाई हो आपको, आप गेट के लेवल के आ चुके हो अब फर्स्ट ईयर पर ही। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लगाइए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस लगाने से कोई नुकसान नहीं है। आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपकी टफ हो जाएगी, वो नॉलेज आपकी टफ हो जाएगी। आपकी सर्किट एनालिसिस का जो आपके जो लेवल है सर्किट एनालिसिस करने का, वो आपकी स्ट्रांग बन जाएगी। तो हो सके तो आप गेट या आईएससी ऐसे एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो गाइज अब हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर दिस सर्किट करंट थ्रू द आर एक रेजिस्टेंस है, इज 1 एम्पियर व्हेन द वोल्टेज V1 एंड वोल्टेज V2, मतलब ए और बी दो वोल्टेज सोर्स है, जहाँ पर वोल्टेज ए में वैल्यू, वोल्टेज सोर्स ए में वैल्यू है 0, बी में वैल्यू है 15। तो ये केस है। सबसे पहली चीज़ आपको देखना है, ये केस है, ठीक है। ये केस टाइप आपको सर्किट्स भी मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चंस, डरना नहीं है आपको। सबसे पहली चीज़ कहा गया है, जो ये आर रेजिस्टेंस है, ये जो आर रेजिस्टेंस है मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहली चीज़, ये जो आर रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये इधर है मौजूद। तो इससे 1 एम्पियर जा रहा है। कब जा रहा है, यहाँ से 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है थ्रू द आर इज 1 एम्पियर when V1 is equal to V1 is equal to 0 volt and VV is equal to 15 वोल्ट। ये केस दिया गया है कि अगर इससे 0 वोल्ट हो रहा है और ये 15 वोल्ट का है, तब इससे करंट जा रहा है I1। लेकिन यहाँ पे कहा गया है, केस और दिया गया है, नाउ इफ V1 एंड VV बोथ इंक्रीजेस बाय 15 वोल्ट्स देन द करंट थ्रू द आर इज। इसका मतलब इससे यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 15 है, जिससे कि करंट जा रहा है आपका I1। अगर हमने इस वोल्टेज में 15 इंक्रीज कर दिया और इस पर भी 15 इंक्रीज कर दिया, यानी कि 0 प्लस 15 इज इक्वल टू 15 एंड 15 प्लस 15 इज इक्वल टू 30, यानी कि 15 और 30 वोल्टेज कर दिया, तो इसमें से करंट कितना जाएगा आपको ये निकालना है, ठीक है। सबसे पहली चीज़, हमें पहले कंडीशन को फॉलो करके उस पर बेस्ड आर को निकालना है, तभी हम सेकेंड कंडीशन पे आर से कितनी करंट जा रही है वो पता लगा सकते हैं। तो देखिए, आप स्टेप्स को देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा। हम ब्लू कलर का यूज़ करेंगे इस बार। सो आर
आपको क्या करना है, तो आप देख सकते हो, मैं एक फिर से सर्किट ड्रॉ करता हूँ। इस बार आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना है पहली बार। तो ये एक सर्किट है, ये एक सर्किट है जहाँ पर वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, ठीक है। अब आप देखिए इसके अक्रॉस, इस वाले टर्मिनल के अक्रॉस जो है वोल्टेज जो है वो ज़ीरो है। अगर किसी भी टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज ज़ीरो है या कोई वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब यही होता है कि वो टर्मिनल जो है शॉर्ट सर्किटेड है। इसके अंदर, इन दोनों पॉइंट्स के अंदर वोल्टेज नहीं है, वोल्टेज ज़ीरो है, तो इसका रहना ना रहना एक जैसा है। तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं, और जैसे ही हम किसी वोल्टेज सोर्स अगर वो ज़ीरो रहे और उसको रिमूव कर दे, तो वो एक शॉर्ट सर्किटेड ब्रांच बन जाती है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये आपका 6 ओम, ये आपका 6 ओम, ये आपका आर, ये आपका 3, और ये आपका 15 वोल्ट। तो ये चीज़ आप देखो, यहाँ पर 3 ओम और 6 ओम दोनों आप पैरेलल में आ चुका है, क्योंकि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम है। दोनों को पैरेलल एडिशन करो, क्या होगा, हम इसको भी रिमूव कर देते हैं। आई होप आपने ये वाला सर्किट ड्रॉ कर लिया था। स्टेप बाय स्टेप सर्किट्स को ड्रॉ करते जाइए। तो ये वाला सर्किट का वैल्यू क्या होगा, पहले यहाँ 3 था और ये 6 जो है पैरेलल हो जाएंगे। तो पैरेलल में अगर हम कंबाइन करें दो रेजिस्टेंस को, तो 3 इंटू 6, 3 प्लस 6 इक्वल 18, एंड नीचे 9 इज कॉल्ड 2 ओम। अच्छे से लिख देता हूँ। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2 ओम, यानी कि 2 ओम आर 6 3। अब हमें क्या करना है, इस पर नोडल एनालिसिस को अप्लाई करना है, ठीक है। आप इसको पैरेलल सीरीज इनसे भी सॉल्व कर सकते हो सके तो आप सॉल्व कर देखना, क्योंकि ये भी एक जो है गेट का ही क्वेश्चन है, बट हम इसको नोडल एनालिसिस से ही करेंगे। थोड़ा टफ हो जाएगा, बट करने की कोशिश करेंगे नोडल एनालिसिस से। तो यहाँ पर एक नोड, एक ब्रांच, दो ब्रांच कनेक्टेड है, ये एक नोड नहीं है। ये एक नोड यहाँ पर, ये 3 ब्रांचेस कनेक्टेड है, तो ये एक नोड है जिसको हमने मान लिया V1, और यहाँ पर कोई नहीं। इसका मतलब यहाँ पर दो ही नोड है, एक आपका प्रिंसिपल नोड V1 और आपका रेफरेंस नोड जिसका वोल्टेज 0 होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, KCL अप्लाई करना है। यहाँ पर नहीं लिखेंगे, अप्लाई KCL एट ओनली वन नोड इज कॉल्ड नोड 1, जहाँ पर करंट V1 माइनस जीरो डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितने हैं, 2 और R दोनों का एडिशन, 2 प्लस R इज इक्वल, देखो अगर मैंने करंट की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से मानी है, और इसकी भी डायरेक्शन कुछ इसे ऐसे ली है, और इसकी भी डायरेक्शन कुछ ऐसे ली है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, V1 माइनस प्लस V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 6 एंड प्लस V1 माइनस 15, यहाँ तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें वोल्टेज सोर्स मिल ही चुका है, एंड डिवाइडेड बाय 3 इज 0। अब क्या करना है आपको, LCM निकालिए। यहाँ पर सॉरी गाइस, यहाँ पर देखिए हमने करंट की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से मानी है, और करंट हमारा यहाँ से फ्लो हो रहा है, ठीक है, 1 एम्पियर। तो अगर करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है और हमने डायरेक्शन यहाँ मानी है, तो यहाँ पर हम 1 एम्पियर ही लिखेंगे, क्योंकि हमने ये वाली ब्रांच की जो करंट है हमने 1 ली है, ठीक है, 1 दिया ही है हमें। तो यहाँ पर जब 1 रहेगा, असली में ये जो है करंट आप देखोगे तो ये एंटरिंग है और ये दोनों लीविंग है, ठीक है। आप इसको -1 ना लिख के
माइनस इक्वल साइन के उधर भी लिख सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल एलसीएम लेना है। 6 आएगा, अगर हमने 6 का एलसीएम लेके उधर भेज दिया तो उसके साथ 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 2v1 माइनस और प्लस v1 15 इज इक्वल टू 6। उसके बाद 3v1 6 प्लस 5 6 प्लस 15 कितना होगा 21। तो यानी कि v1 की वैल्यू कितनी आई 21 डिवाइडेड बाई 3 जो कि आपका आता है 7 वोल्ट, यानी कि 7 वोल्ट। अब इसकी जो वैल्यू आ गई है 7 वोल्ट आ गई है, 7 वोल्ट हमें चाहिए इस रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आप देखो हमें इस ब्रांच की करंट पता है, ठीक है, इस ब्रांच की करंट I1 है, तो हम वही फिर से लिखेंगे, इस ब्रांच की करंट को हम वोल्टेज रेजिस्टेंस के फॉर्म लिखेंगे V1 माइनस जीरो, V1 माइनस जीरो डिवाइडेड बाय 2 प्लस R, जो कि R और 2 दो रेजिस्टेंस है, ठीक है, दो रेजिस्टेंस या 2 ओम, और यह है 1 एम्पियर जिसको हम इक्वल करेंगे 1 एम्पियर से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें V1 की वैल्यू मिल चुकी है, हम 2 प्लस R को उधर भेज देंगे, 2 प्लस R को अगर हम उधर भेज देंगे और V1 की वैल्यू लिखेंगे, V1 की वैल्यू होगी 7 इज इक्वल टू 2 प्लस R, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, उससे R की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5 ओम, क्योंकि देखिए 7 इज इक्वल टू 2 प्लस R, तो R की वैल्यू क्या होगी 2 इधर आ जाएगा माइनस, तो 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 ओम, 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 ओम। तो हमें ये चीज़ मिल चुकी है, हम साइड में इसको नोट करके लिख देते हैं। अब आपको क्या करना है, इन दोनों वोल्टेजेस को इंक्रीज करना है बाय 15 वोल्ट, ठीक है। अब पहले ये क्या था, जीरो था, 15 से इंक्रीज करोगे तो क्या बन जाएगा 0 प्लस 15 इज इक्वल टू 15 वोल्ट, और उसी तरीके से ये था 15 प्लस 15 इज इक्वल टू 30 वोल्ट, तो 15 वोल्ट और 30 वोल्ट, ठीक है। अब हम इसी सर्किट के ऊपर काम करेंगे, किस तरीके से काम करेंगे, अब हमें मिल चुका है आर से जो रेजिस्टेंस है आर का वो है 5 ओम, और इस 1 एम्पेयर को रिमूव कर दीजिए, क्योंकि ये तभी 1 एम्पेयर फ्लो हो रहा था जब इसके वोल्टेज 0 और 15 था, लेकिन अब बन चुका है 15 और 30, जो कि 15 इंक्रीज हो चुका है। अब हमें नोडल एनालिसिस करना है, ये एक नोड, ये एक नोड, और ये आपका पूरा एक नोड जिसकी वैल्यू होगी V वोल्ट ग्राउंडिंग। उसके बाद V1 V2, तो V1 अप्लाई, सबसे पहली चीज़ अप्लाई, सॉल्यूशन मैंने लिखा ही नहीं था, सॉरी, सॉल्यूशन अप्लाई KCL एट नोड 1। अब ये नोड 1 पहले सर्किट का नोड 1 अलग था और इस सर्किट का नोड 1 अलग है, तो V1 माइनस करंट को मान लीजिए इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इसको मान लीजिए इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इसको मान लीजिए इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इसको मान लीजिए इस डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन, तो सारे करंट जो है वो है लिविंग करंट है, ठीक है। करंट की कोई वैल्यू आपको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम वोल्टेज और रेजिस्टेंस के फॉर्म में सब कुछ लिखेंगे। तो V1 माइनस VA की वैल्यू कितनी है 15 वोल्ट, उसके बाद रेजिस्टेंस कितना क्रॉस कर रहा है 3 ओम, प्लस V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 6, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 5। आप इस आपको यहाँ पर एलसीएम लेना है, ठीक है। एलसीएम अगर लोगे, अगर आपको पता नहीं है डायरेक्ट एलसीएम कितना होगा तो आप लिख लीजिए एलसीएम कैसे निकालते हैं।
एलसीएम आएगा 30। अगर हम इसको 30 करेंगे डिनोमिनेटर को, यहाँ पर न्यूमिनेटर में कितना मल्टीप्लाई होगा, इसके 3 है, 10 मल्टीप्लाई होगा, 10v1 माइनस 150। ये 6 है, इसको 30 करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई होगा, और ये 5 है तो वहाँ पर 6 मल्टीप्लाई होगा। उसी तरीके से 30 को उधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा। 10v1 5v1 प्लस 6v1 21v1 माइनस 6v2 इक्वल साइन के उधर ले जाइए 150 को। आपका पहला इक्वेशन। अब हम करेंगे अप्लाई KCL एट नोड 2। तो नोड 2 पर क्या होगा, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल v2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 6, और उसी तरीके से v2 माइनस 30 वोल्ट जो कि ये है, और डिवाइडेड बाय 3। तो इसका भी एलसीएम सेम आएगा 30, ठीक है। अब 30 हम करेंगे तो यहाँ से यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई होगा, तो 6v2 6v माइनस 6v1, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई होगा, 5 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 5v2, यहाँ पर मल्टीप्लाई कितना होगा, 10 मल्टीप्लाई होगा, 10 मल्टीप्लाई होगा तो 10v2, और ये 300। अब नीचे आपका 30 आएगा, जो 30 जो है उस तरफ जाएगा तो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 0 ही बन जाएगा, इसलिए हमने लिखा नहीं उसको। अब क्या करना है, सबसे पहले v1 की वैल्यू देखनी है। v1 जो कि आपकी है 6 माइनस 6v1 प्लस 21v2 इज इक्वल 300 वोल्ट, जो आपकी बनती है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो दोनों इक्वेशन से आप कैलकुलेटर में पुट कीजिए। तो सबसे पहली -6 इक्वल 300 एंड 21 इक्वल -6 एंड, तो आपकी जो v1 की वैल्यू है, जो आपकी v1 की वैल्यू है वो आ रही है आपकी 1.2 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद जो v2 की वैल्यू है वो आ रही है आपकी 17.77 वोल्ट। अब क्या करना है आपको, अब आपको v1 और v2 की वैल्यू पता चल चुकी है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इस वाले ब्रांच की करंट, इस वाले ब्रांच की करंट, ठीक है। मैं इनको रिमूव कर देता हूँ। तो आप देखो, हमें चाहिए इस R रेजिस्टेंस के थ्रू जाने वाली करंट, जो कि 5 रेजिस्टेंस है, ठीक है। पहले दिया था कि R रेजिस्टेंस, हमने जिसको निकालना है पहले कंडीशन से 5 ओम का, ठीक है। अब यहाँ से इस V1 से V2 तक जाने वाली रेजिस्टेंस हमें चाहिए, जो कि R2 से क्रॉस हो रही है। अब ये क्रॉस इस तरीके से जा सकती है और इस तरीके से जा सकती है। अब ये डिपेंड किस पर करेगा, वोल्टेज पर, किस नोड पर हायर वोल्टेज है, क्योंकि हर करंट हमेशा वही फ्लो होती है जहाँ पर हायर वोल्टेज और लोअर वोल्टेज होती है, ठीक है। हायर वोल्टेज से हमेशा लोअर वोल्टेज की तरफ ही करंट फ्लो होती है, या आपको भी पता है, हमें पता है, ठीक है। अब हमारी इसमें और इसमें कौन सा हायर वोल्टेज है, आप देखो 12.22 17.77, ऑब्वियसली V2 जो है हमारा हायर वोल्टेज है, तो इसका मतलब इसकी जो डायरेक्शन होगी
वो यहाँ ना होके यहाँ होगी, क्योंकि ये हायर है, ठीक है, V2 बड़ा है, V1 छोटा है, तो V2 से V1 तक जाएगी और डायरेक्शन जो है आपकी लेफ़्ट की तरफ होगी। तो इसका मतलब जो आपकी I की वैल्यू है, जो कि आपकी R रेजिस्टेंस से क्रॉस हो रही है, और R की वैल्यू आपकी 5 ओम है, कुछ इस प्रकार से हमने लिखा है इसको। वहाँ पर V2 होगा माइनस V1 डिवाइडेड बाय 5 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। हायर वोल्टेज माइनस लोअर वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द करंट थ्रू दिस ब्रांच, पर्टिकुलर ब्रांच। सो V1 कितना था, 17.77, 12.22, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1.11। तो ये आपका होगा फाइनल आंसर, जहाँ पे आर रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट जा रही है वो हो रही है आपकी 1.11, और जो आपकी रेजिस्टेंस थी वो थी 5 ओम। तो ये आपकी होगी फाइनल आंसर। आई होप आपको ये सर्किट भी सॉल्व करना आ चुका होगा। अगर आपके ऐसे केसेस के क्वेश्चंस आए एग्ज़ाम के अंदर, जो कि एक पहला केस देता है उसके बाद उस केस को चेंज कर देता है, तो अब बताओ कंडीशंस में कि क्या क्या होगी करंट, तब आप ऐसे क्वेश्चंस के थ्रू उनको सॉल्व कर सकते हो। पहले जो कंडीशन दी गई है उस कंडीशन से उन वैल्यूज़ को निकालो जो कि अननोन है, उसके बाद और जो कि अननोन है और फिक्स वैल्यूज है, जैसे कि रेजिस्टेंस उस सर्किट में जितना था अभी भी वही होगा, क्योंकि वो चेंज कभी नहीं होगा। लेकिन जो नोड वोल्टेजेस थे वो चेंज हो चुकी है, क्योंकि V1 पहले अलग था, अब इस बार V1 अलग है। क्यों है, क्योंकि आपके वोल्टेजेस बढ़ चुके हैं। तो वोल्टेज और करंट हमेशा वेरी करते रहेंगे एज पर द टाइम, एज पर द अदर सोर्सेज, एडिंग ऑफ अदर सोर्सेज, बट जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा आपका सेम रहेगा। चाहे आप इंक्रीज़ करो करंट को, डिक्रीज़ करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेजिस्टेंस आपका हमेशा सेम रहेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक जो थी आपकी सुपर नोड कंडीशन। अब हम बताएंगे आपको इस सर्किट के थ्रू सुपर नोड कंडीशन। सुपर नोड कंडीशन क्या कहता है, जब रेड कलर का पेन, जब आपके पास दो नोड है ए और बी, अगर ऐसे दो प्रिंसिपल नोड्स हैं जिनके बीच अगर आप एक वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट होता है, एग्जिस्ट करता है, तब इस वोल्ट की और इस वोल्ट का जो नोड वोल्टेज होगा वो कितना होगा, ठीक है। क्यों, क्या होता है कभी कभार जब आपका ये एक वोल्ट नोड था, ये एक नोड था, दोनों के अंदर वोल्टेज थी, बट ये एक रेफरेंस नोड था, ठीक है, ये एक रेफरेंस था, जिसकी वजह से हम VA माइनस इस वाले वोल्टेज सोर्स को लिखते हैं, VA माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 लिखते हैं। ये जीरो होने के कारण इसको हम इक्वेशन के अंदर इंक्लूड नहीं करते, बट यहाँ पर आप VA माइनस 1 वोल्ट नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि VB भी एग्जिस्ट करता है। उसके लिए आप, अगर हम इस केस के अंदर देखें बी नोट के अंदर, तो VB माइनस 1 वोल्ट नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर VA भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो दोनों केसेस पर जो है आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है इक्वेशन, तो उस केस में आपका सुपर नोड बनता है, जो कि आपका कहता है कि दो नोड के अंदर अगर वोल्टेज सोर्स आए, यानी कि दो नोड प्रेजेंट है, दोनों के अंदर आपकी एक फाइनाइट वोल्टेज है नोड के ऊपर, और साथ ही साथ एक बीच में वोल्टेज सोर्स भी आ जाए, तो तब थोड़ी सी सिचुएशन अलग हो जाती है, सिनारियो अलग हो जाती है। क्या हो जाती है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहली चीज़, आपको इन डंडीज को मार्क कर लेना है। डंडी मतलब ये 12 वाला डंडी, जो कि आपका ये लंबा वाला डंडी है, इसको हमें पता है वोल्टेज सोर्स के अंदर अगर आपके पास एक बड़ा डंडी है तो हम उसको प्लस पॉजिटिव मानते हैं, और जो छोटा वाला डंडी है उसको नेगेटिव मानते हैं। तो वही चीज़ आपको यहाँ करना है। क्या करना है, बड़ी वाले को पॉजिटिव, इसको नेगेटिव। तो इसका मतलब पॉजिटिव मतलब VA पॉजिटिव के साइड में है और VB नेगेटिव के साइड में है। तो आपको क्या लिखना है, VA माइनस VB डिवाइडेड बाई, सॉरी, सो
ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसका मतलब ये हायर वोल्टेज ये लोअर वोल्टेज, एक हिसाब से ये वोल्टेज सोर्स क्या कह रहा है कि ये तो हायर होगा और ये लोअर होगा, ठीक है। तो हायर से लोअर, हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज को माइनस कर रहे हैं, तब हमें एक वोल्टेज मिल रही है जो कि वोल्टेज सोर्स में दिखा गया है 1 वोल्ट। ये आपकी हो गई, इसको कहते हैं आपको, इसको कहा जाता है सुपर नोड इक्वेशन, ठीक है। ये आपका सुपर नोड इक्वेशन है, इक्वेशन इसको 1 मार्क करके रखिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है नोडल एनालिसिस। कैसे करना है देखिए, सबसे पहली चीज़, अब हमें करना है नोडल एनालिसिस जो कि है केसीएल एट सुपर नोड। सुपर नोड का मतलब ये नोड और ये नोड दोनों को हमने एक नोड माना है, ठीक है। दोनों को एक नोड माना है जिस नोड की वोल्टेज जो है V1 है। तो सुपर नोड अप्लाइंग द केसीएल एट सुपर नोड, करंट की आपकी डायरेक्शन यहाँ एक जा रही है, यहाँ एक जा रही है, उधर एक जा रही है, उधर एक जा रही है। इस ब्रांच के अंदर हमें करंट अभी तक नहीं चाहिए, ठीक है। तो V1 -3, V1 और VA -3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस VA -0, VA -0 डिवाइडेड बाय 3। अब हमें इस ब्रांच की कोई करंट देखने की जरूरत नहीं क्योंकि एक ही नोड है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखना है VV -2, VV -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस VB -0 डिवाइडेड बाय 2। इनको सॉल्व कीजिए, एलसीएम लीजिए, जो कि आएगा आपका 12, 6VA 18 -18, 4VA आपका ये आएगा 12VB और ये आएगा आपका -24 प्लस 6VB इक्वल 0। 12 को उधर भेज दिए, 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई 0 के साथ। तो 6VA 4VA, हाँ 6VA और 4VA कितना होगा 10VA। उसके बाद 12VB और 6VB कितना होगा 18VB। सारे पॉजिटिव थे। और उधर क्या जाएगा -18 और -24, -18 और -24 को जब हम ऐड करेंगे तो बनेगा 42 और 42 को हम उधर भेज देंगे तो पॉजिटिव 42 बन जाएगा। निगेटिव था इधर, उधर भेज दिया तो पॉजिटिव बन जाएगा, जो कि आपका होगा इक्वेशन 2। ये आपकी सुपर नोड पर केसीएल लगाई तो हमें ये मिला और ये सुपर नोड की आपकी इक्वेशन। अब क्या करना है आपको, जो सुपर नोड इक्वेशन था 1 VA - VB इक्वल टू 1 वोल्ट, ठीक है। वहाँ से इक्वेशन के अंदर हम यूनिट नहीं लिखेंगे, तो वहाँ से आपको क्या करना है VA को सेपरेट करना है, 1 प्लस VB, ठीक है। अब हमें इस VA की वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ VA इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 पर जब हम पुट करेंगे वैल्यू को तो 10, VA की वैल्यू कितनी है 1 प्लस VB, उसके बाद VB रहेगा 18VB इक्वल 42 10। अब इधर आप देख सकते हो 10 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 10 उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10VB और 18VB कितना बनेगा 28VB। उसके बाद जो 10 है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 32।
42 माइनस 10 इज इक्वल टू 32, जिससे हम कह सकते हैं वी बी इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 28। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगी आपकी 1.1428 वोल्ट। ठीक है, अब आपकी भी रहेगी। सो हमने जो यहाँ पर वी ए पुट किया था 1 प्लस वी बी, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इक्वेशन 3 के अंदर हम वो वैल्यू पुट करेंगे जो हमें मिल चुकी है, जिसकी वैल्यू है वो है वी बी। तो वी ए इक्वल टू 1 प्लस वी बी, इसका मतलब 1 प्लस 1.1428 वोल्ट, जो कि आपका बनेगा 2.143 वोल्ट। तो यह है आपका वी ए का वैल्यू। इसका मतलब हमने इस सुपर नोड इक्वेशन और केसीएल एट सुपर नोड की मदद से इन दोनों नोड के ऊपर जो वोल्टेजेस थे हमने निकाल लिया है। क्योंकि पहले क्या थी, पहले हम सिर्फ नोडल एनालिसिस से करना थोड़ा सा टफ बन गया था, क्योंकि यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स था। लेकिन हमने सुपर नोड की मदद से हमने वी ए और वी बी की वैल्यू भी लिख देते हैं, जो कि है 1.43 वोल्ट। दोनों की वोल्टेज हमने कैलकुलेट कर दी यूजिंग द सुपर नोड। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा टफ क्वेश्चन की ओर। सो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार का सर्कल टाइप सर्किट मौजूद है। ठीक है, सर्किट देख के डरना नहीं है, दो करंट सोर्स है, एक वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, दिखने में थोड़ा टफ है बट बहुत ईजी है। वहाँ पर आपकी एक नोड है एक्स नोड, जिस पर वोल्टेज जो है वी एक्स है। तो आपको ये वी एक्स वाला वोल्टेज जो है फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, उसके लिए आपको नोड्स को आप क्या नोटेशन कर लो, कितने नोड्स है आपके। सबसे पहली चीज़, ये एक नोड है, ये एक ब्रांच, ये एक ब्रांच, ये एक ब्रांच, 3 ब्रांचेस कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये एक नोड होगा, हमने इसको y मान लिया। ये तो वी एक्स है, ये x था। और अब इसको मानेंगे हम z, वी जेड, जो कि इधर एक ब्रांच आ रही है, इधर एक ब्रांच आ रही है, इधर से ब्रांच आ रही है, इधर से ब्रांच आ रही है, 4 ब्रांचेस साथ मिल रहे हैं। और यहाँ पर भी आपकी देख सकते हो 1 2 3 4 ब्रांचेस कनेक्ट हो रहे हैं। तो इसको एज अ ग्राउंडिंग रेफरेंस वोल्टेज 0 मान लो। ठीक है, अब हम करेंगे अप्लाई आपका केसीएल। सो डायरेक्शंस को मार्क कर देते हैं करंट की। करंट की डायरेक्शन आप देख सकते हो, दो पहले से आपको करंट दिया गया है, जहाँ पर 4 एम्पियर, अगर वो 4 एम्पियर इधर से एंटर करेगा तो वो इधर की तरफ जाएगा एक, और इधर की तरफ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से आप देख सकते हो ये एक वोल्टेज सोर्स है। वोल्टेज सोर्स में करंट हमेशा पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में एंटर करती है। तो उस इस प्रकार से करंट सोर्स जाएगा। ठीक है, करंट जाएगा उससे, इससे करंट जाएगा, और दोनों करंट मिलके इधर जॉइन हो जाएंगे, जो कि यहाँ से फिर से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, अब इसकी करंट मान लेते हैं वी वाई एक्स। ठीक है, अब ये वाली करंट आपको नहीं चाहिए, क्योंकि अब सुपर नोड लग रहा है। देखो, ये एक नोड, ये एक नोड, दोनों नोड के बीच में एक वोल्टेज सोर्स, यहाँ पर कोई करंट की हमें नीड नहीं है। तो यहाँ से हम आई एक्स 0, तो आई एक्स ही होगा। और इधर हमने मान लिया जेड, आई जेड, और इधर हमने मान लिया आई ओ जेड, और ये हमने मान लिया आई वाई जेड। तो हमने सारे करंट के डायरेक्शंस जो है
मान लिए है, ठीक है। इसको मानने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आपको पहले से ही एक करंट दिया गया है 9 एम्पियर का। तो आपको पहले क्या करना है, आपको सुपर नोड इक्वेशन लिखना है, सुपर नोड इक्वेशन। सॉल्यूशन सुपर नोड इक्वेशन, पॉजिटिव वाला Vx की तरफ है और निगेटिव वाला Vz की तरफ है। तो आप लिखोगे Vx माइनस Vz इज इक्वल टू 5 वोल्ट, जो कि आपकी सुपर नोड इक्वेशन कहलाएगी, इक्वेशन 1। तो हमने इस सर्किट का एक रीड्रॉ सर्किट हमने कर लिया है, ठीक है, उसको रीड्रॉ कर लिया है। दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई वोल्टेज नहीं था, और मेरा मतलब दोनों पॉइंट के बीच में कोई वोल्टेज, करंट सोर्स और रेजिस्टेंस नहीं था। तो दोनों पॉइंट को हमने एक पॉइंट मान लिया Vx, जिसको Vx मानने पर आपकी Vx और Vz आपकी अब सुपर नोड कंडीशन को सेटिस्फाइड करती है। और हमने नोड इक्वेशन पहले लिख दिया है, सुपर नोड इक्वेशन। अब हम करेंगे सुपर नोड पर KCL का एनालिसिस। तो क्या करेंगे KCL का एनालिसिस करके, तो देखिए KCL एट सुपर, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी गंदी है गाइस, इसके लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो आपको अब सुपर नोड पर लगाना है KCL। 4 एम्पियर करंट एंटरिंग कर रही है, 4 एम्पियर। और कुछ एंटरिंग कर रही है क्या सुपर नोड पर, ये देखो, ये पूरा एक नोड है, ठीक है। अगर मैं इसको फिर से रेड कलर की पेन से मार्क करूँ, देखिए ये पूरी एक नोड है, ठीक है। ये पूरी एक नोड है, ये लाल वाला पूरा एक नोड है, जिसके अंदर एंटरिंग करंट जो है वो है 4 एम्पियर IZ और 9 एम्पियर IZ और 9 एम्पियर। और जो लीविंग करंट है वो है IX और IY। अब IZ की आप वैल्यू देख लीजिए, IZ जो है 0 से जा रहा है, किधर की ओर जा रहा है, VZ की ओर जा रही है, 0 से VZ जा रही है, 0 से VZ। तो इसका मतलब 4 प्लस 0 से जा रही है तो माइनस 0 माइनस VZ डिवाइडेड बाय 1 ओम, आपकी 9 आ जाएगी। IX क्या हो रही है, VX से जा रही है कितने, 0 की तरफ, VX से 0 की तरफ, कितना एम्पियर, कितना का रेजिस्टेंस 2। IY क्या कर रही है, VX से VZ की तरफ जा रही है, VX माइनस VZ, कितना ओम, 3 ओम। अब आपको लिखना है 4 प्लस 9 इज 13 माइनस VZ इज इक्वल, एलसीएम लोगे तो 6 आएगा, 3VX प्लस 2VX माइनस 2VZ। 6 को मल्टीप्लाई करो इधर तो क्या बनेगा, और 6 को मल्टीप्लाई करो इधर तो क्या बनेगा आपका, 6 इंटू 13 VZ इज इक्वल 5VX माइनस 2VZ। तो VZ को हम उधर ले जाएंगे तो 5VX, तो आपका उधर जाएगा तो क्या होगा, VZ हो जाएगा 2VZ माइनस VZ, और इसको इधर ही रख देंगे, ये 8 आएगा, 6 इंटू 1 6 और 78। तो ये आपका आ चुका है इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, पहले वाला इक्वेशन को लेना है, पहला वाला इक्वेशन, उससे आपको Vx को सेपरेट करना है। VZ इज इक्वल टू 5 वोल्ट, जहाँ से Vx को हम सेपरेट करेंगे तो 5 प्लस VZ आएगा,
जिसको हम कहेंगे इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 का जो वी एक्स का वैल्यू है हमें इक्वेशन 2 पे पुट करना है, ठीक है। सेवेंटी एट। अब इसको कैलकुलेट और 25 को उधर भेज देंगे और 5 वी जेड माइनस जेड 4 वी जेड इज इक्वल 78 माइनस 25। तो ये टोटल आ जाएगा आपका 78 माइनस 25 53 आएगा आपका 53। तो जो वी जेड की वैल्यू है आपकी वो आ जाएगी 53 डिवाइडेड बाई 4 13.25 वोल्ट। वी जेड की वैल्यू आ चुकी है 13.35 वोल्ट। अब हमें चाहिए वी एक्स की वैल्यू। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन दोनों में से कोई भी इक्वेशन से आप वी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो वी जेड की वैल्यू पुट करके। तो वही चीज़ हम इक्वेशन 3 की मदद से जो है वी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। वी एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस 13.25 जो कि आपकी आती है 18.25 वोल्ट। तो वी जेड की आपकी वैल्यू थी 13.25 और जो आपकी वी एक्स की वैल्यू है वो है आपकी 18.25, यानी कि हमें वी एक्स की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम इस पॉइंट पे लिख सकते हैं जो आपकी वी एक्स की वैल्यू थी 18.25 वोल्ट, जो कि हमारा फाइनल आंसर था जो हमें निकालने को बोला गया था, जो हमने निकाल लिया है, ठीक है। तो आई होप आपको जो है नोडल एनालिसिस के पहले 2 क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। कोई अगर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा चला गया आज का, क्योंकि हमने सुपर नोट के 2 क्वेश्चन और उसके 2 क्वेश्चन हमने कवर किए। हमने बोला था इस पर 5 क्वेश्चन कवर करेंगे, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा, इसलिए हमने लास्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क देंगे, जो कि आपकी वीडियो के बाद में आपको इसका फ़ोटो दिखा देंगे। उसी फ़ोटो को आपको क्या करना है, उसी सर्किट को आपको छापना है बुक में और उसको सॉल्व करना है, कोशिश करनी है आपको, ठीक है। और जो आंसर है आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे आपको लिख देना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम आ रहा है आपके नज़दीक तो वीडियो को शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि नोडल एनालिसिस और मैथ्स एनालिसिस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। आपके 10 मार्क तो यहीं से बन जाएंगे इन दोनों एनालिसिस से।